अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है। ये सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल थ्योरी का कुछ पार्ट रहता था। तो पहले हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल देखेंगे। तो हमें पता है कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म का। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मतलब डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं। और जब डिफरेंट तरह के सेल जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो एक होल ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो मतलब जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो इन सेल्स के मतलब डिफरेंशिएट फंक्शन ही का नतीजा होती हैं। तब जब एक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स अपना अपना काम करते हैं तो देन हमारे पास एक मतलब सेल, देन फिर टिश्यूज़ वर्क कर रहे होते हैं, टिश्यू से फिर एक ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से फिर ऑर्गन, मतलब ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गन्स। इस तरह मतलब एक पूरी चेन चलती है ये। तो जैसे एनिमल्स में मसल सेल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स करते हैं, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है। और स्टमक के सेल्स होते हैं, पेप्सिनोजन सेल्स होते हैं जो कि पेप्सिन या गैस्ट्रिक जूस HCl सिक्रीट करते हैं। तो प्लांट सेल में भी जो जालिम सेल होते हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट का रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि फ्लोएम सेल जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होता है। स्क्लेरन कायमा सेल्स और कॉलिन कायमा सेल दो तरह के सेल्स हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो मेरिस्टेम टिश्यू हैं वो ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हर तरह के जो सेल्स होते हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक पूरे होल ऑर्गेनिज्म के यानी कि हमारे पास फंक्शन हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल, यानी कि हमारे एक सेल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम एक लाइट माइक्रोस्कोप से एक सेल को स्टडी करते हैं तो हमें क्या होता है कि मतलब उससे लाइट माइक्रोस्कोपिंग की मॉडर्न स्टडी में आ जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ जाती है। जब इससे हम स्टडी करते हैं और सेल के वेरियस कंपोनेंट्स को इनके हम स्टडी करने के लिए डिटेल में देखने के लिए सेल फ्रैक्शन एक्शन एक टेक्निक होती है। इसमें यूँ करते हैं कि मतलब किसी एक सेल को एक मशीन में डाल के बहुत ज़्यादा स्पैम मतलब इनके घुमाया जाता है। तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से मतलब सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको सेपरेट करने का तरीका जैसे सेल फ्रैक्शनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि टिश्यूज़ डिस्टर्ब विद specific instrument or various part of the cell are separated by the density gradient centrifuge, यानी कि सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके अंदर ये सारा कुछ। और इसकी जो बेस है वो डेंसिटी ग्रेडियंट है, इंपॉर्टेंट MCQs है दिस वन। तो ये जो सेपरेशन है ये अचीव की जाती है स्पिनिंग, यानी कि घुमाया जाता है इसके अंदर एक होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में। और जो वेरियस पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि साइज़, वेट और डेंसिटी और मीडियम मतलब ये चीज़ों पे डिपेंड करके इन्हें मतलब एक अचीव किया जाता है इनके अपने जो भी कंपोनेंट्स या जो भी ऑर्गेनेलिज़ हमने स्टडी करनी होती है। तो कुछ मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वेरी हाई स्पीड उनको सेपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसके लिए क्या किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग की मतलब नेक्स्ट फॉर्म है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। तो हमारे पास एक सेल है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है। और अगर प्लांट का सेल है तो बेसिकली सेल वॉल होगी। तो प्लांट की सेल वॉल में क्या सेलुलोज हो सकता है। और फंजाई की सेल वॉल होगी तो कार्टन की बनी होगी। और साइटोप्लाज्म हो सकता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हो सकती है। और न्यूक्लियस हो सकता है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है या न्यूक्लियोलस हो सकता है। तो ये एक सेल के मतलब हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं कि एक सेल किन किन चीज़ों से मतलब मिलकर बना होता है। तो क्या था कि मतलब और जब सबसे पहले टूल्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था कि मतलब क्या है ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ पे एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे हम, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। तो अब फिर उसके बाद ये क्या था हम इनकी सेल वाल मतलब क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं एनिमल में नहीं होती, इसी से भी हम डिफ्रेंशिएट इनको कर लेते थे।
तो ये था, ये हमारे पास एक जनरलाइज सेल है। इसका स्ट्रक्चर है, क्या है कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus है। इसके बाद लाइजोसोम्स हैं, साइटोस्केलेटन है। तो ये सारा कुछ, ये हम वन बाय वन हर ऑर्गेनेली को देखेंगे। तो ये जो है, ये एनिमल सेल है हमारे पास, ये उसकी भी उसी की पिक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें भी जो जो कंपोनेंट्स हैं इनको भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज ये है कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनमें जो सेल वाल एब्सेंट होती है, और जो एनिमल के सेल हैं वो कम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हो सकता है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। यूकैरियोटिक में ये होता है कि एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, और इनमें ऑर्गेनेलीज भी, ऑल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि राइट, या एमसीक्यूज़ आ सकता है कि विच ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यू नीड टू सेलेक्ट राइबोसोम्स, और जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम 70S होते हैं, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। इनके दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। मैग्नीशियम आयन इनकी कंट्रोलिंग, मतलब इनकी जो अट्रैक्शन है, इनके एक दूसरे के साथ मिलने को कंट्रोल करता है। तो ये भी हम आगे राइबोसोम्स में स्टडी कर लेंगे। यहाँ तक तो मतलब एक जर्नल, एक सेल का ओवरव्यू था। तो जो यूकैरियोटिक हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज सेल में हो सकते हैं, जैसे कि एक ऑस्ट्रिच का एग है। तो सेल हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी हो, उसमें बहुत छोटे भी हो सकते हैं कि एक आम आँख से ना देखे जा सकें, और इनका साइज़ जो है वो माइक्रोमीटर, ये इनका यूनिट है मेजरमेंट का, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग है। और एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। तो अब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आगे सेल के कंपोनेंट्स को भी देखना शुरू कर दिया कि एक सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस